टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया हम लोगों ने बेसिकली अभी इससे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी को कवर किया था। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल कंसेप्ट का। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। नीट में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। जैसे मैं पूछूं कि पहली मैं बात करूं, हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्लिक एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पढ़ना है। बेसिकली एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से आया, बोलो भाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। भाई फॉर्मूला क्या होता है? किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मूला बोलते हैं। आपको मालूम है कि किसी कंपाउंड है, जैसे मैं बात करूं, मैं वाटर की बात करूं तो वाटर एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है। इसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनके रिप्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं क्या बेटा? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बेसिकली फॉर्मूला दो तरह के होते हैं। फॉर्मूला दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। मींस फॉर्मूले को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरे को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मैं अगर आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो बेसिकली हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इज दोज फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इन विच ईच एलिमेंट्स आर इन देयर एक्चुअल रेशियो, या हम बोलते हैं दैट फार्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच एलिमेंट्स आर इन देयर एक्चुअल रेशियो। एग्जैक्ट जिस रेशियो में हमारा एलिमेंट है, अगर उसी रेशियो में किसी कंपाउंड में अगर वो दिख रहे हों तो वो उसका बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने कहा C6H6 है, तो C6H6 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कार्बन भाई 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो ये इसका क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ पहला। दूसरा मैं अगर बात करूं तो C6H12O6 की बात करूं तो ये इसका क्या हुआ बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। तीसरे की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि हमारे लिए C2H6 है, ये इसका क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूले से मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें जो एलिमेंट्स हो वो अपने एक्चुअल रेशियो में हो। यहाँ पे देखोगे एलिमेंट कार्बन है और हाइड्रोजन दोनों 6:6 की रेशियो में है, मतलब एग्जैक्ट रेशियो में है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एक सिंपल रेशियो भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दे सकते हैं इसको? हम एक सिंपल रेशियो भी दे सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में या किसी फार्मूले में अगर एलिमेंट्स किसी सिंपल रेशियो में होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। आपको बात समझ में आ रही है? बेसिकली आपको ये बात समझना होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो अपने एक्चुअल रेशियो में होते हैं, वाइल इन केस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला दीज आर ऑल इन सिंपल रेशियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एम्पिरिकल फार्मूलाज आर दोज फार्मूला इन विच एलिमेंट्स आर इन देयर सिंपल रेशियो। जैसे मैं अगर यहां से बात करूं, इसको MF बोलोगे शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूले की मैं बात करूं तो एम्पिरिकल फार्मूले में हम कहेंगे दोज फार्मूला इन विच एलिमेंट्स आर इन देयर सिंपल रेशियो। किसमें बेटा? सिंपल रेशियो में। एम्पिरिकल फार्मूला को EF से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EF से। जैसे मैं C6H6 दिया तो C6H6 क्या है? ये इसका MF है। क्या है बेटा? इसका MF है।
तो इसका EF क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, देखो 6 इसमें कॉमन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा CH। इसी तरीके से अगर मैं C6H12O6 की बात करूं तो ये क्या है, MF है, तो इसका EF क्या होगा, 6 कॉमन ले लो, CH2O हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड की मैं बात करूं तो C2H6 इथेन है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या होगा, CH3 होगा। मीन्स आपको पता चल गया कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैं बेसिकली ये डिफर होते हैं क्या, किसी नंबर से। मीन्स अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूले को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को किसी एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, उस नंबर से अगर डिवाइड करने के बाद हमें सिंपल रेशियो मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो सबको समझ में आ गया। देखोगे यहाँ से ध्यान से, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूं, मैंने कहा राइट द empirical and molecular formula of the following compounds। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे भाई, जैसे मैंने आपको H2SO4 दे दिया पहला, दूसरा मैंने C12H22O11 दे दिया, तीसरा हमने C2H4 दे दिया। ठीक है, हमने फोर्थ यहाँ पे आपको CaCO3 दे दिया। ठीक है ना, देख लोगे सभी लोग यहाँ पे। हमने फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे आपके लिए हमने दे दिया H2O2। तो ये कंपाउंड्स हैं बेसिकली, तो कंपाउंड है, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला आपको लिखना है। 1 मिनट का टाइम देते हैं, सभी लोग अपने कॉपी में इसको लिखोगे। ठीक है, लिखिए। लिख लिया सबने, बोलो। यहाँ पे सिंपल रेशियो कितना होगा, 1। मीन्स इंपेरिकल फार्मूला भी इसका कितना होगा भाई, इंपेरिकल फार्मूले की अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सभी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गए, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपसे अगर इंपेरिकल फार्मूले की बात करूँ तो इसमें रेशियो कितना होगा, देखो कॉमन रेशियो एक ही तो बनेगा सिंपल बनाने के लिए, तो H2SO4 होगा। इस वाले केस में देखोगे इसमें भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11 ही होगा, क्योंकि इसमें सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम 1 ही कॉमन ले सकते हैं, कोई ऐसा रेशियो नहीं बनेगा। सिंपल से मतलब क्या है, 1:2, 2:3, 4:5, 6:7, इस तरह का रेशियो बन जाए उसको हम बोलते हैं सिंपल रेशियो। अगर C2H6 की मैं बात करूं तो C2H6 में 2 कॉमन मिलेगा, मीन्स CH3 हो जाएगा। CaCO3 की मैं बात करूं तो अगेन CaCO3 ही रहेगा इंपेरिकल फार्मूला। अगर मैं H2O2 की बात करूं तो ये HO हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर कहूं कि C2H4 है तो इस केस में C2H4 अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2 होगा। ये कुछ डिस्कशन था, बेसिक डिस्कशन है जिनको हमने किया कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, समझ में आ गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंपेरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमें इसमें कवर करना है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में, बेसिकली मैंने बनाया कि इंपेरिकल फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है। तो देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को MFM से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला मास को EFM से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो MF होता है, MF क्या होता है, जिसमें एटम्स क्या हो, एक्चुअल रेशियो में हो। ठीक है, तो MF का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, MFM बोलते हैं। और EF का मतलब है जिसमें सिंपल रेशियो में हो एटम,
ठीक है, ये दो बात हमें पता चल गया। मीन्स आपको पता चल गया कि जो MFM है, बेसिकली MFM की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या हम कह सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। समझ में आ रहा है सबको? बोलोगे सब लोग? सबको समझ में आ रहा है? अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इंपेरिकल फार्मूला का जो मास कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं क्या बेटा? EMF बोलते हैं, EFM बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो MFM मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मैं मास की बात करूं तो कुछ N इंटू EFM के बराबर होता है, या हम N की मैं बात करूं तो MFM डिवाइडेड बाई MFM डिवाइडेड बाई EFM के बराबर होगा। इस N को बोलते हैं N इंटीजर। ये कोई एक इंटीजर होता है, कई बार इसको हम मोल नाम भी दे देते हैं। समझ में सबको आ गया? M क्या है बेटा? N एक इंटीजर है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल की मैं बात करूं, मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन की बात करूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन की मैं बात करूं, ये होगा C6H6 होगा। क्लियर हो गया हो? बोलिए। तो अगर मैं इसके मास की बात करूं तो बेंजीन का मास आप देखोगे यहां से MFM कितना होगा? 78। क्लियर हो गया? और यहां से N की वैल्यू कितना आपको दिख रहा है? 6। भाई कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है? 6। तो यहां से EFM की मैं बात करूं तो आप कैसे निकालोगे? देखोगे EFM क्या होता है भाई? EFM होगा MFM डिवाइडेड बाई N, यहां से ये इधर आ जाएगा। मीन्स EFM इज इक्वल टू MFM डिवाइडेड बाई N यूज करोगे ना? सब लोग देखोगे ध्यान से भाई, EFM इज इक्वल टू MFM डिवाइडेड बाई N होगा, और MFM मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इसका 78 है, N जो इंटीजर है वो है हमारा 6, यहाँ पे क्या हुआ? 13। समझ में आ गया? वैसे भी अगर हम यहाँ से 6 को कॉमन लेते हैं तो इंपेरिकल फार्मूला देखोगे यहाँ से क्या होगा बेटा? CH होगा। कंफर्म भी कर लेते हैं, कार्बन कितना? 12, हाइड्रोजन कितना? 1, देखोगे 13। मीन्स जो हमने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल भी राइट किया है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलोगे? सबको समझ? अभी तक हम लोगों ने इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया। इसके बाद हमने इंपेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमने पढ़ा। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा। अब हमें डिस्कस करना है बेसिकली, अगर हम बात करें तो हमारा जो डिस्कशन होना है वो डिस्कशन हमारा होना है कि बेसिकली हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इंपेरिकल फार्मूले को। सभी लोग देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंपेरिकल फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं तो क्वेश्चन बेसिकली हमें समझना होगा कि किस तरह के पूछे जाएंगे। देखोगे इंपेरिकल फार्मूले पे बेस अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमें कुछ डेटा दे के किसी भी तरह के क्वेश्चंस वो हमसे पूछा जा सकता है। अब डेटा में हमसे दे सकता है भाई कोई कंपाउंड है, उसमें या तो उनके एलिमेंट का रेशियो दे सकता है, या फिर उनका मास दे सकता है, या फिर उनका एक परसेंटेज दे सकता है मास का। समझ में आ गया कि नहीं? वेट दे सकता है, परसेंटेज दे सकता है, रेशियो दे सकता है, और हमसे इंपेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसके बाद हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और वेट ऑफ एलिमेंट, और हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एलिमेंट, ये हमको दिया जा सकता है। पहला हमारा ये होगा जिसमें एलिमेंट हमें दिए होंगे और उनके परसेंटेज दिए होंगे इस तरह से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? समझ लोगे सभी लोग? तो इसके बाद हमें निकालना होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स।
और ये बराबर होता है परसेंटेज ऑब्लिक मास ऑब्लिक रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई एलिमेंट अगर आपको दिया हुआ है तो उस एलिमेंट का अगर परसेंटेज दिया हो, उसका वेट दिया हो या रेशियो दिया हो, ठीक है, किसी कंपाउंड में, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं। ये बराबर होता है क्या बेटा, मास और रेशियो और क्या हो सकता है बेटा, परसेंटेज, और इसको डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से। बेसिकली ये मिलने के बाद हम निकालते हैं रिलेटिव रेशियो। क्या निकालते हैं, रिलेटिव रेशियो, जिसको आर से बोलते हैं, और ये बराबर होता है मोल या नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम और मोल। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना होता है सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो भी इसको हम बोलते हैं, जिसको हम SR बोलते हैं, और ये SR होता है रिलेटिव रेशियो इनटू सम n वेयर n इज इंटीजर। मैं इस चार्ट को फिर से एक बार क्लियर करता हूं, सब लोग बोर्ड की तरफ देखोगे। मैंने कहा कि कोई एलिमेंट का हमें परसेंटेज दिया हुआ है किसी कंपाउंड में, ठीक है, किसी कंपाउंड में एलिमेंट के परसेंटेज दिया है या वेट दिया है या रेशियो दिया है, देखोगे बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर हम एटम्स कहते हैं, लेकिन जैसे एलिमेंट बाहर निकल के आता है तो ये मोल भी हो जाता है, और हम इसको मोल भी कह सकते हैं। अभी एग्जांपल से क्लियर होगा सबको। ये जैसे ही सबके हमको मोल मिल जाते हैं तो हम एक रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। इस रिलेटिव रेशियो का जो प्रोसीजर है उसको समझते हैं। उस रेशियो में बेसिकली हम जो सबसे छोटा मोल होता है या एटम होता है उससे हम सब में डिवाइड कर देते हैं। तो मोल और एटम को लोएस्ट नंबर ऑफ मोल और एटम से डिवाइड करते हैं, तो इससे हमें एक रिलेटिव रेशियो मिल जाती है। अगर रिलेटिव रेशियो सिंपल फॉर्म में है तो इसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको हम सिंपल रेशियो बनाते हैं बाय मल्टीप्लाई सम इंटीजर। मीन्स रिलेटिव रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सम n, वो केस तब बनेगा जब हमारा रिलेटिव रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बनता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी लोग देखोगे, मैंने कहा किसी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज, रेशियो या वेट दिया है तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे, इसको हम लोगों को देखना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैं यहीं पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, सब लोग ध्यान से देखोगे बोर्ड की तरफ। मैंने कहा कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि किसी कंपाउंड में, इन अ कंपाउंड, आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख होते हैं, इन अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन percentage of carbon is 80 and molecular formula mass is 30, then determine the empirical formula and लिख लेते हैं and molecular formula। मैं EF लिखा इंपेरिकल फार्मूला, MF लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को देखोगे बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन सभी लोग देखोगे। हमने लिखा है इन ए हाइड्रोकार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 80 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज 30, देन डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैं सबसे पहले यहाँ बताऊँ कि हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कार्बन कितना 80, तो ये दोनों मिला के 100 होगा, तो हाइड्रोजन यहां से कितना हुआ 20 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मीन्स कार्बन 80 और हाइड्रोजन कितना 20। तो देखोगे यहां परसेंटेज दिख रहा है ना,
तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं तो पहला एटम्स किसका, कार्बन का, ये कितना होगा, इसका परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास करूं, परसेंटेज कितना दिया भाई 80, एटॉमिक मास कितना 12, तो यहां से कितना होगा देख लोगे 4 3 जा 12 420 मीन्स यहाँ पे 20/3 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया सबको। अगर मैं यहां से पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो परसेंटेज इसका कितना है 20 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, यहां से कितना आया 20। अब ये तो आपको नंबर ऑफ एटम्स आ गए ईच एलिमेंट के। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रिलेटिव रेशियो निकालो, देखोगे रिलेटिव रेशियो देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेटिव रेशियो निकालोगे, यहाँ पे 20/3 है बोर्ड की तरफ, यहाँ पे 20 है, छोटा कौन है 20/3 मीन्स यहाँ से अगर रिलेटिव रेशियो की मैं बात करूं तो पहले को 20/3 डिवाइडेड बाई 20/3 पहला हो गया। दूसरे रिलेटिव रेशियो की बात करूं तो 20 डिवाइडेड बाई 20/3 मीन्स यहाँ से 3, यहाँ से कितना 1। तो आपको पता चल गया कि कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है, मीन्स यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कितना है 1 मतलब C, हाइड्रोजन कितने हैं 3 मतलब H3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देख लोगे सभी लोग, बोर्ड की तरफ सभी लोग फोकस करोगे, सभी लोग बोर्ड की तरफ फोकस करो, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया ना, तो EFM बताओगे क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 12 + 3 कितना 15, तो यहां से n निकालें तो क्या होगा MFM डिवाइडेड बाई EFM होगा कि नहीं होगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 15, 30 डिवाइडेड बाई अगर यहां से 15 करूं तो ये कितना हुआ 2 हो गया। और अगर मैं यहां से पूछूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा तो लिखोगे इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है कि नहीं होता है भाई, और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है CH3 × 2 दैट इज C2H6 मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का हो गया C2H6। सभी लोग बोर्ड की तरफ इसको देखोगे, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग पहले इसको देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करना होगा इसको, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, देख लो सभी लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 52.2% ऑफ कार्बन 13% ऑफ हाइड्रोजन, देन डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखोगे। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, बेसिकली एक कंपाउंड है, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, कंपाउंड में कार्बन कितना है बेटा 52.2%, हाइड्रोजन कितना है सभी लोग देखोगे, हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे 13%। तो मैं अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात करूँ तो ये कितना होगा 100 माइनस क्या 52.2 प्लस 13 होगा कि नहीं होगा। और अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये इसकी वैल्यू आप लोग बताओगे कितना आएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 34.8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीन्स आपको पता चल गया कि कार्बन कितना है 52.2% है, हाइड्रोजन 13% है, एंड ऑक्सीजन कितना है बोलोगे 34.8 है। अगर मैं इनसे पूछूं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, तो इसका परसेंटेज कितना है भाई 52.2 डिवाइडेड बाई 12, और अगर नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ मैं हाइड्रोजन की बात करती है कितना होगा 13 डिवाइडेड बाई 1 कितना 13। और अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये कितना होगा देखोगे 34.8 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 16। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इन वैल्यूज को अगर सॉल्व करके पूछा जाए कि कितनी वैल्यू आएगी तो सब लोग बताओ कितना आएगा भाई। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 12 4 जा 48 4.37 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। ये कितना आएगा 13 आएगा और ये कितना आएगा 16 2 जा 32 मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट 2.17 के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, ये रेशियो बनेगा। सबसे छोटा कौन है भाई, अगर मैं बात करूं तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है ना, या इस तरह कह सकते हैं लोएस्ट नंबर है। क्या है बेटा लोएस्ट नंबर ऑफ एटम है ना। मीन्स अगर मैं यहां से तुमसे पूछूं कि रिलेटिव रेशियो क्या होगा तो आर इसके लिए क्या होगा 4.37 डिवाइडेड बाई 2.17 अप्रॉक्सीमेट ये 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए रिलेटिव रेशियो क्या होगा 13 डिवाइडेड बाई 2.17 और इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17 और ये होगा 1। मीन्स यहां से आपको दिख रहा होगा कार्बन कितना होगा 2, कार्बन कितना है भाई 2 और हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 1। मतलब फार्मूला होगा, अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूले की मैं बात करूं तो ये होगा C2H6 वो होगा, ये हमारा आंसर है C2H6O होगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देख लोगे ध्यान से। ठीक है, नोट करेंगे अपने कॉपी में सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ फार्मूला डिस्कस किया, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर किया। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, लिखोगे हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन इफ वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 15 देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन 26.6% पोटेशियम के 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% दे रहा है बेटा कितना ऑक्सीजन दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन हम लोग करें, बोलिए। आप अपने कॉपी में क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके कर सकते हो, फिर हमारे आंसर से मैच कराओ। अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिखोगे हाइड्रोकार्बन है ना। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन और ये दोनों मिला के 100 होगा। अगर परसेंटेज यूज किए हो तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा 100 माइनस 80 जो कि 20 ग्राम होगा या 20% कहेंगे हम इसको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला में फर्स्ट स्टेप होता है डिटरमाइन द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, या कंपाउंड से बाहर लाओगे तो और करके हम इसको मोल नाम भी दे देते हैं, जो कि होता है परसेंटेज वेट या रेशियो और वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक, क्या बेटा एटॉमिक क्या मास। मीन्स यहाँ से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के मोल्स कितने होंगे,
मोल्स ऑफ कार्बन की बात करें तो 80 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 20 डिवाइडेड बाई 1। अब अगर मैं यहाँ से अगर रिलेटिव रेशियो की मैं बात करूँ तो रिलेटिव रेशियो यहाँ से क्या होगा बेटा, देखोगे सबसे छोटा कौन है 18/12, तो 18/12 से इसको डिवाइड किया, इसको भी 18/12 से हमने डिवाइड किया, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, ये तो 1 हो गया और ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 3। समझ में आ गया। तो रिलेटिव रेशियो किसके लिए, कार्बन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 3। तो यहाँ से अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करूँ तो ये कितना होगा CH3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला अगर मैं मास की बात करूँ 12 + 3 कितना होगा बेटा 15 होगा। अब देखो अगर हमें वो n मिल जाए, अगर हमको वो n मिल जाए तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल कहोगे सर निकल जाएगा। मीन्स अगर मैं बात करूं n की तो वो होगा MFM डिवाइडेड बाई EFM। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना होगा भाई, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं तो 2 × वेपर डेंसिटी होता है कि नहीं होता है। कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी जो पीछे का लेक्चर था वहां से हम ये लिख सकते हैं। मीन्स ये होगा 2 × 15 दैट इज 30 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब n की अगर मैं बात करूं तो 30 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n दैट इज 2। मीन्स CH3 का ट्वाइस करोगे C2H6 के बराबर हो जाएगा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ये हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। इसको नोट करो सभी लोग, कॉपी में फटाफट नोट करो, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चले भाई दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, बोल बेटा नोट कर लिया। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सबका वेट दिया है। क्या दिया है, पोटेशियम दिया है 26.6%, क्रोमियम दिया है हमको 35.4% और ऑक्सीजन हमें दिया है 38.1%। अगर मैं इनके मोल्स की बात करूं या एटम्स इन कंपाउंड की बात करूं तो ये होगा 26.6 डिवाइडेड बाई इसका मास 39.1 या 39 इसको बोलेंगे। यहाँ से निकालोगे तो ये होगा मोल्स, यहाँ क्या होगा 35.4 डिवाइडेड बाई 52 इसका मोलर मास होता है क्रोमियम का। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये होगा 38.1 डिवाइडेड बाई 16। इसको अगर हम देखें तो डिवाइड कर लेते हैं तो ये 0.68 आता है अप्रॉक्सीमेट, ये भी 0.6 आएगा, 8 आएगा अप्रॉक्सीमेट। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आएगा 2.35। ये कितना आएगा बेटा 2.35 आएगा, 2.35 देख लोगे ध्यान से। कैलकुलेशन को चाहो तो तुम चेक भी कर सकते हो, फटाफट इसको चेक कर लो, डाउट नहीं होना चाहिए, इसको चेक कर लीजिए।
बोलो, चेक किया? इसको एक बार देख लेते हैं। 26.6 डिवाइडेड बाई 39, ये 0.68, 35.4 डिवाइडेड बाई 52.3.68। इसकी मैं बात करूं तो ये आएगा 16 टू जा 32, 6 बचा 3, 5 अप्रॉक्सीमेट यही आएगा बेटा, राइट है। अगर मैं रिलेटिव रेशियो की बात करूं तो पोटेशियम का कितना होगा? 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, 1। रिलेटिव रेशियो अगर मैं क्रोमियम का पूछूं 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, 1। और रिलेटिव रेशियो हम लोग ऑक्सीजन की बात करें 2.35 डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 2.35। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आएगा 3.5, 0.68 है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखोगे कि ये सिंपल रेशियो में हमें बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट में आ गया ना, पॉइंट में आ गया तो इसको इंटीजर तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे भाई? रिलेटिव रेशियो अगर इंटीजर नहीं बनना है तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है? 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई असर नहीं होगा। और अगर सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है तो इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 7। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो लिखोगे इसको, ये बनेगा CR2K2O7, या हम इसको लिख सकते हैं क्या? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? फिर से देख सकते हो तुम लोग। ठीक है बेटा, बोलिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने एक पूरा टॉपिक कवर किया। अच्छे से रिवाइज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चैप्टर अगर अच्छे से आ गया ना तो फिजिकल में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो भाई। क्लियर हो गया? चलो, आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे भाई। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है बेटा, ओके।